नमस्कार। स्नेहा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। स्नेहा क्लासेस के सभी वीडियो शॉर्ट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आगे भी आपका प्यार और साथ बना रहेगा। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बहुत लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊंचा करने वाला हूँ। और ये जो मेरा वीडियो है ये मेरे चैनल के मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग है। आज से एक कॉन्सेप्ट और जुड़ने वाला है स्नेहा क्लासेस से, और इसका क्रेडिट मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं ऐसे वीडियोस बना सकूं। एक्चुअली बात यह है कि गांव के परिवेश में जो गांव की एनवायरनमेंट होती है उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अल्टीमेटली सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और वो सब्जेक्ट है इंग्लिश, अंग्रेजी। इस विषय को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में घर कर गई हैं, और उस मिथ्याओं से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है इस सब्जेक्ट से। जैसे एक बार एक मेरी क्लास हो रही थी, उसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर अगर मेरे सारे सब्जेक्ट ओवरऑल कुल मिलाकर ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो क्या मैं बेहतर स्टूडेंट नहीं हूँ? तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? तार्किक रूप से मेरा आंसर बिल्कुल एकदम नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। बहुत ज़्यादा जब आप गहराई में जाकर इस चीज़ को सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि अल्टीमेटली इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप इस चीज़ को समझिए, ये एक भाषा है, और किसी भी भाषा पर दुनिया के किसी भी आदमी की पकड़ तभी अच्छी हो सकती है जब वो उसकी बहुत प्रैक्टिस करता हो। इसका मतलब वो खूब बोलता हो, सुनता हो, लिसनिंग स्पीकिंग बोथ करता हो, या फिर वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता हो, इस तरह की सराउंडिंग्स से घिरा हो जहां पर कि उस लैंग्वेज को बहुत ज्यादा बोला जाता हो, या अल्टीमेटली फिर वही या तो बहुत ज्यादा बोला जाता हो या बहुत ज्यादा सुना जाता हो, तो ऑटोमेटिकली उस आदमी की पकड़ उस लैंग्वेज पर अच्छी हो जाएगी। गांव में क्या होता है, हमारे भारत के गांव में क्या होता है कि ना तो प्रैक्टिस का मौका मिल पाता है और ना ही इन्वायरमेंट सही होता है, जिस वजह से कि किसी भी छात्र की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी अच्छी कि शहर में रहने वाले बच्चों की होती है। अब ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वाले बच्चे इतना स्मार्ट होते हैं कि वो ग्रामेटिकल एरर नहीं करते, वो भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, खूब करते हैं। अगर आप उनकी कॉपीज देखेंगे, नोटबुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये अलग बात है कि उनका थोड़ा सा ढक जाता है। ढकता इसलिए है क्योंकि मैंने बार बार कहा था कि ये एक लैंग्वेज है, जितना आप बोलेंगे हेजिटेशन उतना टूटेगा, उतना बेहतर आप कर पाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, गांव के परिवेश में क्या होता है कि थोड़ी सी गलती हुई, अगर कोई बड़ा लड़का है, 20 साल का लड़का है, और उससे कुछ बोलने में गलती हो गई, 2-3 बातें बहुत गहराई से सोचने वाली है इंग्लिश में। जैसे एक तो आप एक्सेंट को ले लें, इंग्लिश के एक्सेंट को ले लें लैंग्वेज के, और एक ले आप प्रोनाउंसिएशन को। इसमें क्या होता है कि अच्छा ये क्या जरूरी है कि अगर अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है तो हम उसको उसी एक्सेंट में बोलेंगे? कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम इंडियन एक्सेंट ही यूज कर लेंगे तो ना तो उससे कोई रेपुटेशन खराब होने वाली है, ना कोई वैल्यू डाउन होने वाला है। तो बहुत आसान तरीका है कि आप एक नॉर्मल इंडियन एक्सेंट में ही बोलें, इससे भी आपका संकोच टूटेगा। और प्रोनाउंसिएशन तो मतलब ये कितना बड़ा मुद्दा है, मैं बता ही नहीं सकता कि कितना बड़ा मुद्दा है। मैं इस मंच से कह रहा हूं, मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर्स को, बहुत सीनियर ऑफिसर्स को, बहुत सारे वर्ड्स को गलत प्रोनाउंसिएट करते देखा है। क्या हो गया इससे? कुछ नहीं। अरे आप इस चीज को समझिए कि प्रोनाउंसिएशन तभी बेहतर हो पाएगा जब आप खूब पढ़ेंगे, खूब बोलेंगे, खूब सुनेंगे। देखिए बहुत बहुत साधारण सी चीजें लोग गलत प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं, लेकिन एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, जैसे ही आपको सीखने का मौका मिलेगा ना, आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, फिर आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा। जैसे बहुत जगह देखिएगा, एक कार की कंपनी होती है, उसको बहुत सारे लोग रेनॉल्ट बोलते हैं। मैं खुद भी बोला करता था रेनॉल्ट, अब दुनिया की बात छोड़ दीजिए, मैं खुद भी बोला करता था रेनॉल्ट। मैंने बहुत समय बाद मुझे पता चला कि उसे रेनॉल्ट बोलते हैं, रेनॉल्ट नहीं बोलते हैं, उसे रेनॉल्ट बोलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और अब देखिए मैं खुद कह रहा हूं आपको, मुझे क्या पता चला जब मैंने भी किसी अच्छे टीचर के मुंह से सुना, जब किसी अच्छे इंग्लिश एडुकेटर के मुंह से सुना कि उसे रेनॉल्ट बोलते हैं, दैट्स रेनॉल्ट नहीं बोलते, तब मुझे ये पता चला। इसका मतलब एकदम साफ है कि जब तक आप सुनिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं और बोलिएगा नहीं,
तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। और हेजिटेशन तोड़ना ना तोड़ना आपके हाथ में है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एट एनी कॉस्ट आपको अपना हेजिटेशन तोड़ना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपसे गलतियां होंगी, फिर वो सुधरेंगे और फिर आप अच्छा होंगे, ये आपको समझना होगा। अब जो क्लास के लोग हैं, जो क्लास के बच्चे हैं, जो एकेडमिक्स बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं क्लासेस में, उनके लिए तो बहुत आसान है। वो अपने क्लासमेट से बातें कर सकते हैं, क्लासमेट से बातें कर सकते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो बुक्स से बातें कर सकते हैं। चलिए बुक्स से बातें करने की तो बहुत दूर की बात हो गई, ये बहुत गहराई वाले स्टूडेंट करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, मेरा प्रयास है कि मैं आप सभी के काम आ सकूं। यानी मुझे नहीं पता कि मेरे व्यूअर्स जो एकेडमिक्स बच्चे हैं या फिर वो सामान्य नागरिक हैं, आप जनता है देश की, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर अंग्रेजी के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो उससे एकेडमिक्स के बच्चों को भी फायदा हो और जो आम नागरिक हैं उन्हें भी बराबर का फायदा हो। आम नागरिकों को फायदा ऐसे हो सकता है कि अगर मैं ऐसी चीजों पर बात करूं जो इंग्लिश स्पीकिंग की ओर ले जाती है, तो जाहिर तौर पर आप लोगों को भी फायदा होगा। चलिए, तो एक सबसे अच्छा तरीका है, एक बहुत बेस्ट टेक्निक है इंग्लिश को सीखने का, और वो बेस्ट टेक्निक यही है कि अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना भी स्टार्ट कर दीजिए। खूब पढ़िए उसे, इंग्लिश न्यूज़पेपर को खूब पढ़िए, बार बार पढ़िए। नहीं आ रहा होगा समझ में, पहले के 100 दिन 200 दिन तो एकदम कुछ भी नहीं आएगा समझ में, लेकिन विश्वास करिए धीरे धीरे समझ में आना है, वो धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं एक ऐसे कॉन्सेप्ट से बात करने की, एक ऐसे स्टेप से बात करने की जहां से सबको बराबर का फायदा हो। तो सबको बराबर का फायदा करवाने के लिए मैंने चुना कॉन्टेक्ट टेंस। इसे हिंदी में काल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैंने चुना है क्योंकि टेंस वो पहला स्टेप है जहां पे आपकी सेंटेंसेस में पकड़ अच्छी हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसका और समय के संबंध से ही किसी सेंटेंस की पकड़ को समझा जा सकता है। जैसे मैं अगले महीने वहां जाने वाला हूं, तो इससे ये पता चल रहा है कि बोला अभी जा रहा है लेकिन काम अगले महीने होगा। तो इससे क्या होगा कि सेंटेंसेस पे आपकी पकड़ बनेगी, मोटी गहराई वाले वाक्य भी आएंगे और आप उसे ट्रांसलेट करना सीख पाएंगे। तो मैंने टेंस को चुना है। और जो एकेडमिक्स बच्चे हैं, जो क्लास 6 से के बच्चे हैं, क्लास 6 to 10th वाले बच्चे हैं, जो उससे हायर बच्चे हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि टेंस जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। बड़ा सिंपल है, आप बस वीडियो को सुनते रहिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि एक आनंदमयी वीडियो बना सकूं कि आप समझ भी पाए, सीख भी पाए। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। एकदम मोटी मोटी जानकारी दे देता हूं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो हो रहा है, यानी है वाली बात आ जाती है इसमें। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो था, थी, थे। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, यानी जो होगा, यानी ऐसी चीजें which is going to happen, जो हुई नहीं है, होने वाली है। ठीक है, चलिए, हर टेंस के 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं, ऐसे आप बोलिए सभी टेंसेस के। यानी अगर सेंटेंसेस की बनावट पर हम लोग देखें तो टेंस को, प्रत्येक टेंस को 4 भाग में बांटा जा सकता है। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस को कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं लेता हूं और प्रयास करता हूं कि आपको बहुत आसान शब्दों में समझा सकूं, ताकि आपको फर्दर जब आप ऐसे सेंटेंसेस को देखें और ट्रांसलेट करें तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने से पहले आप इसके लक्षण को समझिए कि किस तरह के सेंटेंसेस को ये कवर करता है।
या इसके अंदर आते हैं वो। दरअसल मैं इसकी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो मुझे लगा कि क्यों नहीं YouTube फैमिली से भी इसे शेयर किया जाए, क्योंकि होता क्या है कि मेरे चैनल का उद्देश्य कोई ये नहीं है कि मतलब सिर्फ आपको राज व्यवस्था के ही ज्ञान देंगे। मेरे चैनल का एकदम सीधा सा उद्देश्य है कि मुझे अपना ज्ञान बांटना है। तो अब मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं प्रयास करूंगा उसे बांट सकूं। आपने सोचा ना कि मैंने न्यूज़पेपर क्यों बोला, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं ले पाता। मैं एकदम यहाँ पर कुछ दिखावटी नहीं करूंगा, कुछ बना कर नहीं बोलूंगा, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं ले पाता। लेकिन आप विश्वास करिए कि मेरे पास मेरे काम की बहुत सारी किताबें हैं जो इंग्लिश एडिशन में हैं मेरे पास। जैसे एम लक्ष्मीकांत की बहुत सारी बुक इंग्लिश एडिशन है मेरे पास। बहुत सारी मैथमेटिक्स तो मतलब पता ही नहीं 7 है 10 है 12 है, इतनी है जो इंग्लिश एडिशन है मेरे पास। और मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, आज फिर कर रहा हूं, मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं, मैं हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की है और मैं इंग्लिश एडिशंस की बुक पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश एडिशंस के मैथमेटिक्स को सॉल्व करता हूं, मैं इंग्लिश एडिशंस के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूं। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लेबोरियस होना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा और अपने हाइपोथेसिस को तोड़ना होगा। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, ये अपने मन में रखना होगा। जब आप आई कैन डू इसको रखेंगे ना और बार बार रखेंगे ना, तो आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप कुछ भी कर पाएंगे। इंग्लिश बहुत साधारण सी चीज है। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है आप इसको समझिए कि इसके वाक्यों से किसी की आदत, हैबिट या किसी ऐसी बात का पता चलता है जो रेगुलर हुआ करता है, अक्सर हुआ करता है। अब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि आप ऐसे वाक्यों को जरा पहचानिए या भूलिए, तो आप जरा समझिए, सोहन गाता है। अब आप जरा समझिए कि इससे उसके आदत का पता चल रहा है या ये भी पता चल रहा है कि वो रेगुलरली ऐसा करता है। सोहन गाता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आदत और रेगुलरिटी यानी अक्सर होने वाली चीजों का पता चले और उस सेंटेंस के अंत में का है, टी है, ते है, इस तरह के शब्द लगे तो हम कहेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको अनुवाद कैसे करें, इसको ट्रांसलेट कैसे करें। एकदम जड़ से चाहूं तो बॉटम टू टॉप ले जाऊं आपको, तो मान लेते हैं कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं कि मैं आम खाता हूं। और बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है ये, विश्वास करिए जब मैं भी सीख रहा था, ग्रामर पोर्शन कर रहा था, तो ये खूब आता था, मैं आम खाता हूं, तुम आम खाते हो, है ना। तो मान लेते हैं कि मैं ये सेंटेंस ले लेता हूं और मुझे इसे ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आप एक फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, मोटा मोटा अपने ध्यान में रख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एडजेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कॉम्प्लीशन भी कहते हैं कभी कभी, जो वाक्यों को पूरा करते हैं। अब समझिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट कर्ता को कहा जाता है जो किसी वाक्य में काम कर रहा होता है। जैसे मैं आप खाता हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। वर्ब उसे कहा जाता है जो काम हो रहा है, जैसे यहां खाना, ये काम है। और ऑब्जेक्ट वो है जिसके बिना भी सेंटेंस आसानी से पूरा हो सकता है। जैसे आप, अगर यहां से आप हटा भी दिया जाए तो ये सेंटेंस बनेगा, ये क्लॉज पूरा होगा, मैं खाता हूं। क्लियर? तो अब देखिए इसी पर ट्रांसलेट करना है हमें। देखिए सब्जेक्ट लगाया आई, वर्ब लगाया, वर्ब का पहला रूप इट, और फिर ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट में आम है, मैंगो। कहा नहीं गया है कि कितने आम, इसका मतलब साफ है कि व्यक्ति एक बार में एक ही आम खा सकता है और एक आम काउंटेबल नाउन है, उसे गिना जा सकता है, इसलिए हम लोग यहां आर्टिकल लगाएंगे एक। आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा
अलग अलग सेगमेंट्स आते जाएंगे, मैं चीजों की और बारीकियों को आपको समझाता रहूंगा। अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव फॉर्म के होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मैं आम नहीं खाता। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू और डज, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी रहेगा वही, बस डू डज नॉट बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। सवाल ये उठता है कि कहां डू और कहां डज, तो एकदम मोटा मोटा समझिए कि जब कभी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो तो हम लोग डज लगाएंगे, डू में ईएस जोड़ देंगे, वर्ब में नहीं जोड़ेंगे, प्रिंसिपल वर्ब में नहीं जोड़ेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब में जो डू लगा हुआ है वहां ईएस लगा देंगे। क्लियर? अब देखिए थर्ड पर्सन के बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूं समझने के लिए कि आप ऐसे समझे थर्ड पर्सन को कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और चर्चा किसी तीसरे के बारे में हो रही है, तीसरा वहां उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वही थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं और हम राजा के बारे में बात कर रहे हैं, कोई राजा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राजा यहाँ पर थर्ड पर्सन है जो उपस्थित हो भी सकता है, वहां नहीं भी हो सकता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में और सिंगुलर नंबर का सीधा सा मतलब है कि वो एक वचन के फॉर्म में है, अकेला है, यानी जब वे लोग बोला जाएगा तो वो सिंगुलर नंबर नहीं होगा, वो प्लूरल नंबर होगा, इसका मतलब वो बहुवचन होगा, और तब हम लोग ईएस नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तभी हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ ईएस जोड़ेंगे। यानी अब इसी सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा आई डोंट ईट अ मैंगो। सेम मीनिंग है, डोंट लगाए चाहे डू नॉट लगाए। अब एक थर्ड पर्सन वाला ले लेते हैं, मान लेते हैं लिखा है कि वह आम नहीं खाता है, तो हम लगाएंगे ही। देखिए वह, दो लोग बात कर रहे हैं ए और बी, और वह कह रहे हैं, बी कह रहे हैं वह, यानी वो उपस्थित है भी या नहीं भी, वह आम खाता है। तो थर्ड पर्सन वो व्यक्ति हुआ जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो और बातें किसी तीसरे के बारे में हो रही हो, वो उपस्थित रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो यहां हम लोग, क्योंकि वह थर्ड पर्सन भी है और अकेला भी है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ और इसके साथ हम लोग ईएस लगाएंगे, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। लेकिन अगर वे लोग आम नहीं खाते हैं लिखा हुआ है समझिए, तो यहां हम लोग दे डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये दे सिंगुलर नंबर नहीं है, वे लोग का मतलब साफ है कि वहां एक से अधिक व्यक्ति हैं। क्लियर? आज के लिए एक अंतिम स्टेप जो है उस पर चलते हैं हम लोग, एक जो और अंतिम फॉर्म है सेंटेंस का, जिसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वहां चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, जैसे क्या राम गाना गाता है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो है डू और डज। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस पर अगर हम लोग इस सेंटेंस को बनाए तो ये बनेगा डज राम, क्योंकि फिर देखिए दो लोग आपस में किसी राम के बारे में बात कर रहे हैं, उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डज राम सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग होगा, लेकिन कब? जब डू और डज की बात नहीं होगी तब। जैसे राम गाना गाता है, अगर सेंटेंस ये है तो होगा राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम सिंग अ सॉन्ग नहीं, राम सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर?
दो रूप और सिंपल प्रोजेक्ट टेंस के हो सकते हैं जो अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द एक अगले वीडियो में उन दोनों रूपों से और आगे के टेंस से आपका परिचय करवा सकूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। स्नेहा क्लासेस के एक और अगले वीडियो में, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें। जय हिंद।